गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। बाबू ये जो ट्रांसफार्मर है ना, बोर्ड के एग्जाम को लेकर देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में इस ट्रांसफार्मर को पूछा जाता है। अभी तक ट्रांसफार्मर को 2 बार पूछा हुआ भी है, 2022 में और 2019 में। तो इस साल भी आने की चांस है ट्रांसफार्मर आने का। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस पे आधारित है, इसका काम क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, बनावट के बारे में सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान मेथड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। आपने ट्रांसफार्मर को तो देखा होगा, वही ट्रांसफार्मर जो स्टेबलाइजर में लगे रहते हैं, घरों के बाहर लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर, उसी ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है। एक ट्रांसफार्मर वहाँ से जहाँ से करंट पैदा होती है पावर स्टेशन पे लगा रहता है, और एक ट्रांसफार्मर आपके घरों के बाहर लगा रहता है। तो 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर के नाम से ही आपको क्लियर है कि ट्रांसफर करने वाले की कुछ बात की जा रही है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ट्रांसफर करता है वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, खास करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर क्या है, तो बोलिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। और 2 तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक लो वोल्टेज को हाई बनाता है और एक हाई वोल्टेज को लो बनाता है। लो वोल्टेज को हाई बनाने वाला काम, उस ट्रांसफार्मर का काम हम लोग पावर स्टेशन पे करते हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है, और वहाँ से जब बिजली को ट्रांसफर किया जाता है तो हाई वोल्टेज में ट्रांसफर किया जाता है। देखते हैं ना, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, ऐसे हमारा करंट जो होता है ट्रांसफर करते रहता है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ट्रांसफार्मर जो है किस पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है ना, हम सिखाएंगे म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है ना, जो ट्रांसफर करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। क्लियर है, चलिए लिखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में लिखेंगे। इट इज an electric device. It is an electric device which is used to transfer alternating voltage। क्लियर हुआ? अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोले तो एसी। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर में एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज भी बनाता है, हाई वोल्टेज बनाने का भी काम करता है। ठीक है ना, जहां पे लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाता है उसका नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक और ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाता है, लो वोल्टेज बनाता है, लो वोल्टेज बनाता है। इसको नाम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है यहाँ पे? अब हम समझेंगे कब लो से हाई बनाना है, कैसे बनाते हैं, उस सारे चीजों को सीखा जाएगा। पहले यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग ट्रांसफर करता है किसको? अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। लो को हाई बनाता है, हाई को लो बनाता है। लो को हाई बनाने वाला जो होता है ये होता है आपके पावर स्टेशन पे जहाँ से बिजली पैदा होती है, और ये आपके गाँव में, घरों में, मोहल्लों में लगा रहता है। ठीक है ना, ये वाला ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाने का काम करता है। देखते हैं ना, 11,000 वोल्ट का जब 11,000 वोल्ट की जो बिजली चलती है वोल्टेज, और वो जो होता है आपके गांव में आते आते 440 वोल्ट हो जाता है। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है? देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग करंट को एक जगह से दूसरी जगह हाई वोल्टेज में भेजते हैं 11,000 वोल्ट में। जब वो 11,000 वोल्ट में करंट चल के आता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते वो वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसको 440 वोल्ट बना देता है। और जो 440 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर आपके गांव जब आपके घरों तक पहुंचता है तो 220 वोल्ट बन जाता है। तो यही ट्रांसफार्मर का काम है, लो को हाई बनाना और हाई को लो बनाना। इसका काम किस पे होता है? इसका
चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका जो काम कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। इसका प्रिंसिपल होता है, ये किस पे बेस होता है, इट इज द बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ये किस पे बेस है बाबू, म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा ईएमआई के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल में हम लोग बैटरी से जोड़े रहते हैं और दूसरे कॉइल में क्या होता है कि नया करंट पैदा होता है जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ऐसे होता था, हम बताते हैं आपको। म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल लगे रहते हैं सोलेनॉइड शेप का, ऐसे, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं इसमें हमने बैटरी जोड़ दिया और एक यहाँ पे लगा रहता है। म्यूचुअल इंडक्शन यही था। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता था, गैल्वेनोमीटर। इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ प्लस हुआ माइनस हुआ, यहाँ से करंट जाता था। हम करंट, जब इसमें करंट जाएगा तो करंट कैरिंग कॉइल कहलाएगा। करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस करंट को चेंज करते थे, करंट को जब हम चेंज करेंगे तो इसके अंदर से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जब उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन इस एक्सिस के अलॉन्ग होती है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है। अगर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है तो इसको इधर रखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है तो इसको इधर रखिए, क्योंकि इससे निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इससे भी हम लोग को इससे पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का काम ये होता है कि जब इसमें करंट को चेंज कराते हो, इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे भी पास कर रहा है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होता था, फ्लक्स चेंज होता था। फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या आता था, करंट आता था, जिसका नाम था इंड्यूस्ड करंट। क्लियर, उसी पे आधारित है। चलिए यहाँ पर समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है इसमें दो कॉइल होती है। ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल लेंगे, दो कॉइल। चलो यहाँ पे तो इसका प्रिंसिपल समझ गए। अब इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं, तब इसका वर्किंग देखेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दिया जाए। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए आप। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। देखिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर होता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर प्लेट लगे रहते हैं, वही जो प्लेट कहलाता है वो सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ये आप देखिए, यहाँ पे हम आपको दो प्लेट यहाँ पे दिखाते हैं, ऐसे में उसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे प्लेट लगा रहता है। यही आपका प्लेट हुआ, ठीक है ना। एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, ऐसे प्लेट लगा रहता है। इसका नाम होता है सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। किसका बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सॉफ्ट आयरन कोर किसका बना होता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। और इस पे होता क्या है, इस सॉफ्ट आयरन कोर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉइल को लपेट देते हैं, बेंड कर देते हैं, यहाँ पे लपेट दिए। कुछ कॉइल को यहाँ पर लगा देते हैं। समझते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी हम करंट देते हैं। कौन से करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ भी आपको करंट ही मिलता है। कौन से करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। यहाँ से इनपुट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपने 11,000 वोल्ट दिया, तो यहाँ से 440 वोल्ट मिलेगा। ये इनपुट हुआ तो ये क्या हो गया, आउटपुट। तो इसका नाम यहाँ से क्या मिलेगा आपका, इनपुट, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज। क्लियर है बाबू। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बताओ तो, उसी तरह आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ तक ये किसका बना होता है, ये जो कॉइल देख रहे हैं, इस कॉइल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। कौन सा कॉइल बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कॉइल। यहाँ लिख देते हैं आपको, ये होता है आपका प्राइमरी कॉइल। और ये कौन सा कॉइल हो गया आपका, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये जो कॉइल होता है कॉपर का होता है। किसका होता है, कॉपर का। ऑब्जेक्टिव में पूछता है
ये जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर के अंदर लगा गया कॉइल किसका होगा, तो कॉपर का होता है। ये भी आपका किसका हो गया, कॉपर का हो गया। यहां तक क्लियर है। जब इसको आप प्राइमरी माने हैं तो इस नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, तो इसको नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी बोलिएगा NP, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बोलिएगा NS। अब यही बाबू देखो इस नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, यही मेन कारण है कि कौन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन। अगर मान लेते हैं तुमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो। स्टेप डाउन चाहिए तब प्राइमरी में बढ़ा दो और इसमें घटा दो। हम लोग यहाँ पे इसका प्रिंसिपल वर्किंग पे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो NP क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। NP क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। NS क्या है आपका, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर कहानी क्या होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर कहानी क्या होता है, हमने बोला कि इस तरह का जो कॉइल लेते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे समझाते हैं। हमने बोला कि जब हम इस तरह से जब कॉइल लेते हैं तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। जब हम इसमें करंट पास कराते हैं तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है ना बाबू, इस एक्सिस के अलोंग होती है। वो चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड जाए या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाए, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है करंट कैसे दे रहे हो। तो लेकिन एक चीज याद रखना, दिमाग में सेट करना है कि इस एक्सिस के अलोंग ही होती है। कैसी होती है, इस एक्सिस के अलोंग होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, आप तो जानते हो अल्टरनेटिंग करंट हमेशा चेंज होते रहता है। तो करंट जाएगा इसमें, तो करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट करेगा। करंट कैरिंग कॉइल क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एक्सिस के क्या होगी, अलोंग होगी। हमेशा बाबू एक्सिस के अलोंग होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे जो निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तो नीचे से ऊपर जा सकता है और नहीं तो ऊपर से नीचे जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा। कोई एक डायरेक्शन ले लीजिए, मान के चलिए नीचे से ऊपर जा रहा है, हम मान लेते हैं नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब कहानी समझो क्या करता है। इसका काम क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या कहता है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है वो बाहर नहीं जाने देता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो बना होता है वो क्या करता है कि इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, इस सॉफ्ट आयरन कोर की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है, इसको खींच लेता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर लेता है, इसको खींच कर और इससे पास करा देता है। चलो अब इधर आओ, और इससे पास कराते हुए यहाँ से निकाल देता है, ठीक ना। और यहाँ से फिर ऐसे कर देता है, यानी फिर इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएगा और फिर वही कहानी ऐसे इस तरह से चला जाएगा, यानी इस तरह से आएगा। अब समझिए आप, जब आपने इसमें करंट दिया तो करंट कैरिंग कॉइल बना। करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी, इससे निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे भी तो निकल रहा है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसका भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आएगा, इसके वजह से इसमें क्या आ जाती है, करंट आती है। उसी का नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। देखिए कैसे होता है ट्रांसफार्मर, जब आप खोल के देखेंगे ना तो उसमें प्लेट होते हैं और एक कॉइल अलग है और एक कॉइल अलग है। इसका कॉइल का कनेक्शन ही नहीं है, बस ये जो करंट का ट्रांसफार्मर होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे गया इससे आए, समझ में आ रही बात। देखो फिर से बता रहे हैं कि आपने इसमें करंट दिया, अल्टरनेटिंग करंट जब दिया तो ये जो कॉइल है करंट कैरिंग सोलेनॉइड हुआ, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे भी जा रही है तो इसमें भी चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है तो आपने पढ़ा है कि फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स भी तो इसमें भी चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, इसमें करंट पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग चेंज करा कर, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा कुछ। यहाँ तक क्लियर है, चलो यहाँ तक इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर
सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक ना, विच इज बाउंडेड बाई 2 क्वाइल। इस पे कितने क्वाइल को बाउंड किया गया, बांधा गया 2 क्वाइल, ठीक ना। एक को बोला जाएगा प्राइमरी क्वाइल और दूसरे को बोला जाएगा एज वेल एज सेकेंडरी क्वाइल। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। बस अब तो एक कहानी यहां से आपका कंस्ट्रक्शन आप समझ गए, बस वर्किंग है और कुछ है नहीं इसमें। वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं, तो यहां से मेरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए वर्किंग के कैसे हम लोग बारे में बात करेंगे। मान लीजिए इसके एक टर्म में फ्लक्स, मान लेते हैं इसके एक टर्म में कितने फ्लक्स है 5, तो इसके भी एक टर्म में कितने फ्लक्स होगा 5। कहने का मतलब यह जो इसमें चेंज हो रहा है वही नहीं इसमें चेंज हो रहा है। मान के चलो इसके एक टर्म में 2 फ्लक्स हुआ, इसके एक टर्म में कितने फ्लक्स हुआ 2। अब जरूरी नहीं कि दोनों का नंबर ऑफ टर्म बराबर हो, किसी में ज़्यादा रखते हैं किसी में कम। इसमें ज़्यादा रखिएगा तो स्टेप अप हो जाएगा, इसमें ज़्यादा रखिएगा तो स्टेप डाउन बन जाएगा। एक अगर इसके एक क्वाइल में 2 फ्लक्स हुआ तो इसके भी एक क्वाइल में कितने फ्लक्स हुआ 2, ठीक है। तो चलिए इसी पे हमारा क्या है, यहाँ पे इसका वर्किंग है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। चलिए आगे तक बढ़ते हैं यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे ऐसा लिखिएगा। मान लेते हैं 5 फ्लक्स इन ईच टर्न ऑफ प्राइमरी क्वाइल, ठीक है ना, प्राइमरी क्वाइल। अगर मान लेते हैं एक प्राइमरी क्वाइल के एक टर्न में कितने फ्लक्स है 5, तो सेकेंडरी में भी कितना होगा 5। तो यहां भी लिखेंगे 5 इन ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी क्वाइल, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब चलिए यहां टोटल फ्लक्स की बात करते हैं। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी क्वाइल, मान लेते तो टोटल फ्लक्स प्राइमरी में कितना आया, तो फ्लक्स जो है प्राइमरी की बात करते हैं तो नंबर पे डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ प्राइमरी जितना है उसको फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह यहां भी काम करेंगे। टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी क्वाइल, तो फ्लक्स की बात कर रहे हैं सेकेंडरी में, तो जितना नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में उसमें फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां तक क्लियर है। अब ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला ईएमआई में पढ़ाया गया है कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं ईएमएफ, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। यही फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी में, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्राइमरी के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ पी है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या करना, माइनस डी है, यहाँ पे 5p के जगह पे इसको रख लीजिए, एन पी 5 रख देंगे और नीचे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना, ई प्राइमरी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से तो नंबर कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसको बाहर कर दीजिए, मतलब माइनस एन पी और यहाँ हो जाएगा d5/dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जैसे बाबू यहाँ पे वर्क किए हो, सेम प्रोसेस यहाँ करना, करो तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, बोलो तो यहाँ पे ईएमएफ अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो यहाँ d∅s/dt हो जाएगा, या माइनस लगता है। अगला स्टेप यही करना है, क्या करोगे माइनस डी और यहाँ φs की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए ns∅/dt। यहाँ से भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर दो तो ES बराबर क्या हो जाएगा, बोलो माइनस बोलिए, माइनस क्या होगा बोलिए, माइनस ns/d∅/dt। इक्वेशन आपका हो गया 2। दो इक्वेशन तैयार। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, कुछ आपका रिलेशन मिलेगा। अब यहां पे हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे जब 2/1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ES/EP। ES की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो माइनस NS∅/dt
ठीक है ना। ईपी का वैल्यू क्या है यहाँ से देखो डी टी, ईपी की वैल्यू क्या है देखो यहाँ माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। अब देखो कुछ कटने वाला होगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हुआ और डी फाइव से डी फाइव कैंसिल हो गया, तब बचा क्या यहाँ से जो बचा है उसको लिख सकते हैं एन एस बाई एन पी। मतलब यहाँ से आपका एक रिलेशन मिला, उस रिलेशन को आपको याद रखना है क्या मिला है। तो यहाँ से अगर इसको एक साथ लिखा जाए ई एस बाई ई पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी, यही आपका एक रिलेशन है। मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा होगा उसमें ईएमएफ ज़्यादा होगा, उसकी पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब हाई पोटेंशियल नंबर ऑफ टर्म पे ही डिपेंड करता है ईएमएफ पोटेंशियल। ईएमएफ का मतलब क्या होता है पोटेंशियल, मतलब ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न पे। यहाँ से एक ये आपका रिलेशन हुआ ट्रांसफार्मर का। अब चाहते हो कि हमको ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना जो 100% एफिशिएंट हो, मतलब जितना हम इनपुट दे उतना तुमको आउटपुट मिले, तो ऐसा भी संभव है। अगर 100% एफिशिएंट चाहिए कि जितना हमने इनपुट दिया, जितना हमको पोटेंशियल इनपुट किया उतना ही हमको आउटपुट मिला, तो देखो यहाँ पे होता है क्या 100% एफिशिएंट में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लॉस होगा। तो भाई यहाँ पे बोला गया कि ट्रांसफार्मर को तुम हमको 100% एफिशिएंट दो, तो ट्रांसफार्मर बोला ठीक है हम देंगे 100% एफिशिएंट, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस कर देंगे। 100% अगर पोटेंशियल आपको देंगे तो करंट कम देंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होता है वहाँ करंट कम हो जाता है। चलिए उस चीज़ को हम समझते हैं 100% एफिशिएंट क्या होता है। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे। आगे आइए 100% एफिशिएंट के लिए, हाँ अगर आप 100% एफिशिएंट के लिए बात करते हैं तो जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। मतलब पावर यहाँ पे आउटपुट बराबर आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पावर, आपका हो जाएगा पावर इनपुट। आउटपुट में क्या दिए हो, आउटपुट मतलब सेकेंडरी बाहर निकलने वाला, तो पावर मतलब ई एस बाई आई एस, ठीक है ना। ईएमएफ और करंट को लेकर जा रहा है पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनपुट, यहाँ पे ईपी प्राइमरी और आई पी, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम ईएमएफ को एक तरफ करते हैं करंट को एक तरफ करें तो यहाँ पे ई एस बाई ई पी होगा, मतलब इधर आया डिवाइड में। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा आई पी बाई आई एस हो जाएगा। तो यहाँ तो देखो यहाँ पे क्या रिलेशन मिल रहा है कि यहाँ एस है होगा तो यहाँ भी पी है, यानी ईएमएफ जो है इन्वर्सली है 1 बाई करंट का। बात समझ में आ रही है, इन्वर्सली है, मतलब अगर ईएमएफ पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। जहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होती है वहाँ करंट कम होती है। एक चीज़ याद रखना, हमारे घरों में जो करंट आता है 220 वोल्ट होता है तो वहाँ करंट ज़्यादा होता है। जहाँ पे 11,000 वोल्ट होता है वहाँ करंट कम होता है। जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा वहाँ करंट कम, जहाँ करंट ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा, जहाँ करंट कम होगा वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगा देन करंट क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। बात समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। और ओवरऑल अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो यहाँ पे देखो लिख सकते हैं कि ई एस बाई क्या लिखिएगा ई पी एन एस बाई एन पी, और यहाँ पे देखिए ई एस बाई ई पी की जगह क्या लिखा आई पी बाई आई एस। यही आपका रिलेशन है कि ये सेकेंडरी तो प्राइमरी तो सेकेंडरी, मतलब करंट उल्टा चलता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना है आपको कि जो स्टेप अप हो, तो स्टेप अप में पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगा किससे प्राइमरी से, और यही काम नंबर ऑफ सेकेंडरी भी ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्राइमरी से, लेकिन करंट उल्टा हो जाएगा। करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राइमरी, करंट सेकेंडरी हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर तुम नहीं चाहते हो कि नहीं हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, तो स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा कम कराना है ना, तो ईएमएफ प्राइमरी में ज़्यादा हो जाएगा ईएमएफ सेकेंडरी से। यही यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से, लेकिन करंट की बात करें तो करंट सेकेंडरी ज़्यादा हो जाएगा करंट है ये करंट प्राइमरी से।
इस तरह से हमने देखा आपको ट्रांसफार्मर का हर एक पॉइंट को, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि बाबू बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।